Good morning, students. From the last day discussion, students, the Rutherford atomic model can be treated as the small scale solar system in which massive nucleus is treated as the massive sun and the electrons are treated as the lighter particle. Students, in solar system we use the classical mechanics to determine the gravitational force of attraction acting between the planets and sun. Likewise, we can apply Coulomb's law to determine the force of attraction that is acting between, that is your nucleus and electron here. Students, यहाँ पर जो M1 M2 हैं सन और आपके प्लेनेट के मासेस हैं, R उनके बीच की डिस्टेंस है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लाइकवाइज इसमें आप समझ सकते हो Q1 Q2 न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस हैं, R उनके बीच की डिस्टेंस है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात करी थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्ड इन ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। तो स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है इवन विद द कांस्टेंट स्पीड, पक्का है ये एक्सेलरेशन सफ़र करेगा, इट अंडरगो एक्सेलरेशन। और अगर ये एक्सेलरेशन, अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि चूँकि जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसकी स्पीड को अगर हम कांस्टेंट भी मान लें तो पक्का है ड्यूरिंग इट्स मोशन उसकी जो डायरेक्शन चेंज होगी। अगर वो डायरेक्शन चेंज होगी तो पक्का है उसका जो मोशन होगा दैट शुड बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। सो स्टूडेंट्स, अगर इस इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेटेड मोशन पर जो कि न्यूक्लियस की फील्ड में मूव कर रहा है, हम लोग क्या करें, अगर मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रिंसिपल यूज करें। मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली वो रिलीज करेगा। अगर ये कंटिन्यूसली रिलीज करेगा तो पक्का दिखाई ये पड़ेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसका जो पाथ ऑफ रिवोल्यूशन है वो श्रिंक करता जाएगा, मतलब उसकी जो पाथ ऑफ रिवोल्यूशन उसकी रेडियस कम होती जाएगी और ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी कि वो मूव करते करते एक सिचुएशन आकर के वो न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा और जो टाइम रिक्वायर्ड होगा इस जंप के लिए लगभग बेटे वो 10⁻⁸ सेकेंड के बराबर। अगर ऐसा होता होगा तो पक्की बात आप कह सकते हो कि आपका जो एटम है वो अनस्टेबल है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन शोज दैट atoms are quite stable. So students, this is one of the most important
drawback of your Rutherford's atomic model. It means your Rutherford's atomic model failed to explain the stability of an atom here. Students, दूसरी बात जो आती है यहाँ पर वो आती है स्टूडेंट्स, ये जो हमने मैक्सवेल के प्रिंसिपल की बात करी थी, इसमें कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द फील्ड ऑफ न्यूक्लियस विद ए डेफिनेट एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर इस एनर्जी जो ये रिलीज कर रहा है इसका हम लोग एक स्पेक्ट्रम ले लें। इफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, then your spectrum should be continuous, but observation shows that the spectrum of energy released by the electron in the form of electromagnetic radiation is not a continuous, it is discrete, मतलब discontinuous। सो स्टूडेंट्स, फर्दर आप कह सकते हो कि द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अगेन फेल्ड टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, डिस्क्रीट नेचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा may be called as failed to explain the line spectrum of an atom here. Students, now the third very important fact about the Rutherford atomic model is that कि Rutherford didn't frame any provision for the distribution of electron present in an atom. So students, these are the important drawbacks of Rutherford's atomic model. Students, after the drawback of Rutherford's atomic model, let us consider the atomic parameters which are used to describe the chemical and physical behavior of an element or of an atom. Students, the parameters which are used to explain the physical and chemical behavior of an atom are atomic number. Students, this is one of the most important atomic parameters. इसकी आइडिया 10th में आपने पढ़ी थी। वहाँ पर आप बोलते थे कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बोलते हैं, या उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो आप बेटे जो हमारा एटॉमिक नंबर है, दिस इज शोन बाय जेड, तो जेड कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हमने आपसे बात करी थी, जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करी थी, तो हमने कहा था कि जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन कैन बी रिटन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आप कह सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in an atom. Students, we have another important parameter of atom
दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या बेटे इसको मास नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है, हमने बात भी करी थी आपको कि आपका जो एटम होता है उसका सबसे जो मैसिव पार्ट है वो उसका न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है ये आपके एटम के मास को डिटरमिन करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी नेग्लिजिबल हियर। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब, और आपके न्यूक्लियस में क्या है, दो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक को आप प्रोटॉन बोलते हो, दूसरे को आपको न्यूट्रॉन बोलते हो। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो आपके न्यूक्लियस के मास को डिटरमिन करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपका जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट है और जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इनको हम लोग जॉइंटली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियॉन्स। सो स्टूडेंट्स, जो मास नंबर है ये आपके प्रोटॉन का जो नंबर होता है और जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है, जो कि दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो कि मास नंबर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू जेड। सो आप कह सकते हो दिस कैन बी रिटन एज जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So students, these are the two important atomic parameters. Students, बट पता है इन दोनों में जो important पैरामीटर्स है, जो फिजिकल और प्रॉपर्टी को डिटरमिन करता है, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। बट ये जो मास नंबर है, इट हैज़ नो रोल टू डिटरमिन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of an element here. Students, after that let us consider two important terms that is related to classification of atom. That is, one is isotope. Students, isotope and other is isobars. स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए तो हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन दें आइसोटोप और आइसोबार की, तो आप कह सकते हो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass number are called as isotopes. For example, हम आपसे बात करें कि मान लो आपको हमने दिया 1H1, 1H2, 1H3। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, सबके एटॉमिक जो ये जो लोअर आपने सफिक्स लगाया हुआ है, जो लोअर सफिक्स है, इट शोज द एटॉमिक नंबर, इट शोज द मास नंबर। तो ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट हैव द मास नंबर्स एज 1, 2 and 3. Therefore, as per our definition, these three are called as the isotopes here. Students, likewise, we have another important type of classification of atom that is called isobar. तो आइसोबार के बारे में आप बोलते हो कि
atoms of different element which have same mass number but different atomic numbers. For example, अगर मैं आपसे कहूँ बेटे कि let we have an atom 7n14, we have 7n14, we have another one is 6c14. So students, अगर आप देखिए यहाँ पर तो we have taken here the atoms of nitrogen which has atomic number 7 and mass number 14, and the another atom of carbon which has atomic number 6 and mass number 14. So students, this pair of atom is called as isobar, whereas this triplet of atoms are called as isotopes. Thank you.